हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग क्लास 4 सोशल स्टडीज़ का कंप्लीट सिलेबस समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ये पूरे सेशन में मार्च तक आपको क्या क्या लर्न करना है, ठीक है। बहुत ही ईजिली हम लोग समझेंगे, तो आप थोड़ी देर मेरे साथ रहिए और समझिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा पेशेंस के साथ रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एसएसटी का सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। कंटेंट्स में आप यूनिट 1 है द फेस ऑफ इंडिया एंड इट्स क्लाइमेट। इंडिया का फेस, अब ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना आपको। इंडिया का फेस क्या मतलब? इंडिया तो एक देश है, इसका चेहरा, यस चेहरा है, भारत का चेहरा है। जो भारत की भूमि है वो भूमि कैसी है, वो अगर एक झलक में देखेंगे हम लोग, कहाँ से, स्पेस से, थोड़ी ऊंचाई से, तो कैसा दिखता है, वो है चेहरा। क्योंकि आप अपने चेहरे को थोड़ी दूर से देखोगे, आप चेहरे पर से चेहरे को नहीं देख सकते, थोड़ी दूर से देखना पड़ेगा अपने चेहरे को। उसी तरह भारत की भूमि को थोड़ी ऊंचाई से देखने पर क्या क्या है इसमें, ठीक है। आपके चेहरे में क्या क्या है? आँख है, आइज, नोज, लिप्स, चीक है ना, आईब्रो, ये सब। तो आप कभी कभी देखोगे किसी इंसान की अगर आंखें बड़ी बड़ी हैं तो उसका फेस अच्छा लगता है, उस इंसान से ज़्यादा अच्छा लगता है जिसकी आंखें छोटी छोटी हैं, ठीक है। फिर नोज़ का लेंथ भी ये डिसाइड करता है कि आपका फेस कितना सुंदर लगेगा। चीक है, किसी का डिम्पल होता है, किसी का आईब्रो स्पेशल टाइप्स का होता है। मतलब ये सब कुछ मिलकर चेहरे को खूबसूरत, किसी का चेहरा लंबा होता है, किसी का एकदम गोल जैसा होता है। तो डिपेंड ऑन कि उसमें सिर्फ एक चीज़ से एक चेहरा खूबसूरत नहीं लगता है। हर चीज़ एक एक्यूरेट तरीके से डीएनए ने बनाया हुआ होता है, नेचर ने, तो चेहरा खूबसूरत लगता है। उसी तरह से भारत के पास क्या क्या है भारत की भूमि में, जिससे इसका चेहरा कैसा लगे, वो हम अभी देखेंगे। तो भारत की भूमि बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि इसके पास, इस भूमि पे वो हर चीज़ है जो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, किसी इंसान की अच्छी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ओके, और क्लाइमेट में हम लोग देखेंगे क्लाइमेट क्या होता है। तो लंबे समय तक कोई सीज़न रहे ना कहीं पे, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। एटलीस्ट 30 साल तक तो ज़रूर होना चाहिए वो सेम सीज़न। थोड़ा अप एंड डाउन चलेगा बट वो सीज़न कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो देखते हैं, देखिए आप। ओके, तो द नॉर्दर्न माउंटेन्स। माउंटेन क्या होता है, यहाँ पर कुछ वर्ड को समझ लेते हैं। देखिए, माउंटेन होता है इस तरह से, ये सी लेवल है, मान लीजिए ये है सी लेवल, ये समुद्र का पानी का लेवल है। यहाँ से 1000 मीटर तक अगर इस शेप में कोई लैंड है और ऊपर ये पिक बना हुआ है, चोटी, ये दिख रहा है ना आपको, तो इस 1000 मीटर तक होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो बोलेंगे माउंटेन, ठीक है। और अगर पिक नहीं है और ऐसे है ऊपर जाकर, ये पिक नहीं है, ऐसे है, बराबर है, और ये 1000 मीटर है या इससे ज़्यादा भी है, माउंटेन के लिए भी 1000 मीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, बट पिक होना चाहिए, तो माउंटेन बोलेंगे। अगर इस तरह से है तो प्लेट्यू बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो माउंटेन है इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में। मैप में आप देखिएगा, अभी दिखाएंगे सब कुछ, तो माउंटेन्स है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे इंडिया का लैंड डिफरेंट है, डाइवर्स है एकदम, देखते जाइए। तो जस्ट माउंटेन के नीचे आएंगे हम लोग तो मिलेगा नॉर्दर्न प्लेन्स। ये प्लेन एरिया कौन सा होता है, ये ऊंचा नहीं होता है, ठीक है। ये आपका मिलेगा समुद्र से, जो ये सी लेवल मैंने बोला, समुद्र से 50 मीटर 100 मीटर के इसके आसपास, या ये समुद्र के जो पानी का लेवल है उसके आसपास भी वो लेवल रहेगा उस मिट्टी का, उस लैंड का, तो उसको बोलते हैं प्लेन। और वो बहुत ऊंचा ऊंचा नहीं रहेगा, वो बराबर टाइप का रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि यूपी, बिहार, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ये सब वाला एरिया का जो मिट्टी है वो है प्लेन एरिया, ठीक है। द वेस्टर्न डेजर्ट। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट रेगिस्तान। आपको पता है राजस्थान में रेगिस्तान है, द थार डेजर्ट, ठीक है। वहाँ पे बारिश की कमी के कारण वो एरिया, जहाँ पे भी पानी की कमी होगी वो धीरे धीरे, पहले तो
बैरन बन जाएगा वो सॉइल, यानी कि बंजर, और फिर धीरे धीरे डेजर्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लेट्यू। अभी मैंने प्लेट्यू का भी कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर 1000 मीटर या उससे ज़्यादा है समुद्र के पानी से ऊंचा तो, और पीक है तो माउंटेन, अगर इस तरह से बराबर है तो प्लेट्यू बोलेंगे। तो प्लेट्यू है तो सदर्न प्लेट्यू की, अच्छा वेस्टर्न डेजर्ट क्यों बोल रहे हैं इंडिया का, क्योंकि इंडिया के वेस्ट वाले एरिया में, आप इंडिया को इस तरह से आप डिवाइड करो, ट्रॉपिक ऑफ बीच से बिल्कुल डिवाइड करो। आपको पता है मैप में हम लोग ऊपर नॉर्थ लेते हैं, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट और नीचे साउथ। तो जब आप देखोगे तो डेजर्ट आपका राजस्थान वेस्ट पार्ट में पड़ेगा, तो वेस्टर्न डेजर्ट बोलते हैं। सदर्न प्लेट्यू क्योंकि ना इंडिया का बीच वाला पार्ट है उसके नीचे पड़ेगा प्लेट्यू, इसलिए इसको बोलते हैं सदर्न प्लेट्यू। अभी आपको मैप दिखाएंगे, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स, तो कोस्टल प्लेन्स किसको बोलते हैं, कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं समुद्र के किनारे वाले प्लेन को। अभी मैंने बोला था ना कि प्लेन एरिया जो होता है वो समुद्र के पानी के लेवल का भी हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत ऊंचा भी हो सकता है। तो वहाँ पे वो प्लेन एरिया जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब वाले के बराबर मिट्टी जहाँ पे कुछ हम लोग खेती कर सकते हैं, ठीक है। और आइलैंड्स किसको बोलते हैं, तो बड़ा लैंड एरिया जिसके चारों तरफ पानी है। आपको पता ही है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो वो ये देखिए कितना कुछ है इंडिया के लैंड में। तो इस तरह से इंडिया बिल्कुल डाइवर्स, इंडिया का जो लैंड है, जो मिट्टी है, भूमि है, वो डाइवर्स दिखती है एकदम, मतलब सब कुछ है, बहुत खूबसूरत। ओके, क्लाइमेट क्या है इंडिया का, ओके। तो क्लाइमेट मैंने बोला लंबे समय तक, तो लंबे समय से मेरा सेंस है वहाँ मौसम चेंज होगा, सीजन चेंज होगा, बट एक जैसे देखिए कश्मीर फेमस है ना कि वहाँ ठंडी पड़ती है। कश्मीर का जो क्लाइमेट होता है वो कोल्ड होता है। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पे समर नहीं आता है, ये आपका रेन नहीं होता है, रेनी सीजन नहीं होता है, या फिर स्प्रिंग नहीं आता है, ऑटम, सब कुछ आता है। बट मेन जो वहाँ का सीज़न है वो है कोल्ड, तो वहाँ का क्लाइमेट जो माना जाएगा वो कोल्ड माना जाएगा, ठीक है। डेजर्ट का हॉट माना जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। बट इंडिया में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में एक ही साइकिल चलता है सीजन का, कौन सा, देखिए समर, रेनी, उसके बाद आपका हो गया ऑटम, विंटर, देन स्प्रिंग, और फिर ये 5 हो गया, समर, रेनी, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, फिर अगेन यही रिपीट होता रहता है पूरे इंडिया में। ओके, चलिए यूनिट 2 में है यूजिंग और रिसोर्सेज। तो ये क्या है, तो जो इंडिया के लोग हैं, रिसोर्स क्या होता है, वो चीज़ जो हमें एक अच्छी ज़िंदगी जीने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसका हम यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिसोर्स। तो इंडिया की जो लैंड है, जो मिट्टी है, जो भूमि है, इसने इंडियंस लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन खजाना रखा हुआ है, ठीक है। सब कुछ है जो एक अच्छी ज़िंदगी के लिए चाहिए इंडियंस को। तो सॉइल्स, इंडिया का सॉइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आपको दिखाएंगे मैप में। रेड सॉइल, ठीक है, उसके बाद लेटराइट सॉइल, अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल आपको ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। फिर आ जाइए, और फॉरेस्ट है, बहुत ही अच्छा हरा भरा फॉरेस्ट है। इसका भी मैप हम लोग देखेंगे ताकि समझ में आए। और फॉरेस्ट में रहने वाला लाइफ यानी कि जानवर, तो उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जहाँ बहुत सारे प्लांट्स है, वो एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्रीज़ है, उसको बोलेंगे फॉरेस्ट। और वहाँ पे जो लाइफ है, सर्वाइव करती है, उसको बोलेंगे वाइल्ड लाइफ। तो वो भी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, और वाटर रिसोर्सेज। तो इंडियंस लोगों के लिए वाटर रिसोर्सेज क्या है, तो देखिए इंडिया में पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, मेनली रेन, रिवर, ओके, स्ट्रीम, नाला, नहर जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हो गया डैम, बांध जिसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद वेल, कुआं, और ट्यूबवेल जो मोटर से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इतना सारा सोर्स होता है पानी। और मिनरल्स, इंडियन लैंड में मिनरल्स भी मिलता है। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स वो चीज़ जो ज़मीन को खोदने पर अंदर से, मिट्टी के अंदर से मिलती है। जैसे देखिए क्या है, कोयला, पेट्रोलियम जिसमें से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एट्सेट्रा आता है, ओके। उसके बाद हो गया आपका उसके बाद मैग्नीज, ठीक है, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, और
हाँ इतना ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, आपके समझने के लिए। ये आयरन ओर ये सब कुछ मिलता है हमें। अच्छा, नेचुरल गैस ये सब कुछ मिलता है लैंड से। इंडिया के जो लैंड है इसके अंदर से सारा चीज़ या समुद्र से मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया मिनरल्स, तो ये भी है, ठीक ठाक है। और लाइव स्टॉक क्या होता है? तो जब हम किसी एनिमल्स को अपने खास बेनिफिट के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं, जैसे गाय को दूध के लिए, तो उसको लाइव स्टॉक बोलेंगे। दूध को बेच भी सकते हैं हम, तो उससे पैसा आएगा, तो लाइव स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स को लाइव स्टॉक बोलते हैं, जिनसे हमें कैश भी मिल सकता है और हमारा पर्सनली बेनिफिट भी है। और ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ह्यूमन भी हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम आते हैं, जैसे ये रिसोर्सेज काम आते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा, मिनरल्स, वाटर्स, ठीक है, फॉरेस्ट, ये सब। तो हाँ बिल्कुल, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, टेलर हमारा क्लॉथ स्टिच करता है, ठीक है, पोस्टमैन हमारा लेटर टाइम पे ले जाता है, लाता है, जो भी है, कॉबलर हमारा शूज़ ये सब प्रिपेयर करता है। तो हाँ बिल्कुल, इंजीनियर ये घर बनाने में, जो कंट्री का जो भी बड़ा बड़ा आर्किटेक्ट्स ये सब काम आते हैं, इंजीनियर का काम है वो सब कुछ। तो ह्यूमन रिसोर्स, इनकी भी मदद चाहिए हमें अच्छी ज़िंदगी के लिए। नेक्स्ट है और एग्रीकल्चर, खेती, हमारी खेती। डिफरेंट टाइप्स का लैंड है, अभी मैंने बोला मिट्टी है, सॉइल है, तो अलग अलग तरह की खेती भी होती है। वीट, राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद मिलेट, उसके बाद हो गया शुगर केन, कॉटन, ओके। एक से एक कीमती चीज़ केसर, 10 लाख रुपीज़ पर केजी, वो भी एक चीज़ ही है जो कश्मीर वाले एरिया में उगाते हैं लोग। तो ये सब चीज़ होता है खेती में। इंडस्ट्रीज़ क्या है? तो जैसे देखिए, इंडस्ट्री वो जगह को बोलते हैं जहाँ पर मशीन के थ्रू आर्टिफिशियल कोई चीज़ बनाई जाती है, यानी कि हाँ इंसान अपने हाथों से कुछ बनाता है। जैसे ये मार्कर है, तो ये कहीं ना कहीं बना होगा, मशीन से ही बनाया गया है इसको, तो वो फैक्ट्री बोलेंगे उसको, ठीक है। ये बोर्ड है, इसको भी कहीं मशीन से बनाया गया होगा, बाद में इसको सब असेंबल किया गया है, सब टाइट किया गया है, जोड़ा गया है एक साथ हाथ से, तो उस जगह को बोलते हैं फैक्ट्री। और बहुत सारे फैक्ट्रीज जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज़। तो इंडिया में इंडस्ट्रीज़ भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, मैप में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में है ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। ट्रैवल करना है अगर इंडिया में आपको, कहीं से भी कहीं, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कहीं पे भी, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। देखिए, लैंड ट्रांसपोर्ट या ट्रैक ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में आप बस है आपके पास, ओके, कोई भी रोड पे चलने वाली गाड़ी है। ट्रैक ट्रांसपोर्ट में ट्रेन है एंड मेट्रो है, ओके। वाटर ट्रांसपोर्ट में आपके पास शिप है एंड बोट है, ओके। एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है इंडिया में, रोड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रैक ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। तो आप ट्रैक को अगर बीच में ऐड करेंगे तो 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने फैसिलिटीज़, अपने पैसे के अनुसार। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, आपको अपना मैसेज भेजना है, कोई सामान भेजना है एक जगह से दूसरे जगह पे, भारत में कहीं पे भी या बाहर भी, तो उसके लिए क्या सुविधा है? तो है, पोस्ट ऑफिस से आप लेटर भेज सकते हैं, कुरियर भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, ओके। आप फिर अगर आपको अपना कोई नाम एक ही दिन में चाहते हैं कि लाखों लोग जान जाएं, आपका कुछ नाम है उसको बदलना चाहते हैं, तो आप न्यूज़पेपर में आप रिक्वेस्ट डालिए और अपना नाम जो भी चेंज कर रहे हैं वो आप डालिए, तो एक साथ में न्यूज़पेपर के थ्रू आपको लोग, लाखों लोग जान जाएगी कि इस व्यक्ति ने अपना नाम चेंज किया है, इसका पहले नाम ये था, इसने अब ये नाम रखा है, या टाइटल चेंज करना है, तो ठीक है। तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू किया वो पोस्टल कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन में हो गया, आप टेलीफोन यूज़ कीजिए, मोबाइल यूज़ कीजिए, इंटरनेट यूज़ कीजिए, सब कुछ बिल्कुल इंडिया में हर फैसिलिटीज अवेलेबल है, ओके। चलिए, तो ये भी हो गया सेंडिंग मैसेजेस। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है? और मेनी वेज ऑफ लिविंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या पढ़ाना है? जब आपका
इंडिया का लैंडफॉर्म डिफरेंट टाइप्स का है। बताइए, वहाँ का मौसम अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है, वहाँ का हाइट अप एंड डाउन है, कहीं से कहीं 1000 मीटर ऊंचा है तो कोई 1000 मीटर लो एरिया में है, कोई समुद्र के किनारे रहता है तो कोई आइलैंड पे रह रहा है, कोई डिज़र्ट में रह रहा है, कहीं पे बहुत गर्मी है तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं पे बिल्कुल वेट क्लाइमेट है, हमेशा गीला गीला, हमेशा बारिश होती रहती है। तो आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग यूज़ कीजिए कि जब इतना कुछ डिफरेंट है तो क्या वहाँ के लोग सेम खाना खाते होंगे? बिल्कुल नहीं। फूड उनका अलग होगा, उनका कपड़ा सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कपड़ा भी उनका अलग अलग होगा, उनका फेस्टिवल भी अलग, क्योंकि वहाँ के सुविधा के अनुसार फेस्टिवल मनाएंगे वो लोग। मे बी वो ज़्यादा दूर हैं, डिस्टेंस है ज़्यादा, 20 किलोमीटर पे यहाँ वर्ड चेंज होने लगता है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बदलने लगता है, तो हज़ार किलोमीटर पे भाषा भी अलग अलग होगा। ठीक है, उनका कोई भी फेस्टिवल मनाने का तरीका, खाने का तरीका भी अलग अलग होगा। फूड में कोई चीज़ मान लीजिए नॉर्थ इंडिया में नहीं खाया जाता है तो पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में वो खूब खाया जाता है, साउथ इंडिया में उसको नहीं खाते, साउथ इंडिया में कुछ होगा। इस तरह से कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब कुछ अलग अलग होगा। तो बिल्कुल लाइफ स्टाइल भी अलग अलग है ह्यूमन जो इंडियंस लोग हैं। ये किस कारण? जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के कारण, क्योंकि इंडिया की भूमि की बनावट ही ऐसी है, इसलिए लोग वैसे हो गए हैं। यहाँ तक कि लोगों का कलर अलग अलग होगा, हाइट में भी डिफरेंस आ जाता है, आँखों की बनावट, ये फेस कटिंग आप पहचान जाओगे देखते ही कि ये ना इंडिया के इस पार्ट का है, क्योंकि ऐसा नेचर ने बनाया है ऐसा एरिया। तो देखिए, हाई माउंटेन्स में देखेंगे हम लोग, नॉर्दर्न प्लेन्स के लोग अलग होते हैं, डेजर्ट एंड सेंट्रल प्लेट्यूज के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होता है, सदर्न प्लेट्यू का अलग होता है, उनका थोड़ा सा डिफरेंट, उनका खाना पीना सब कुछ, क्योंकि जो अवेलेबल है उसी का यूज़ करते हैं। वेस्टर्न कोस्टल रीजन के लोगों का लाइफ स्टाइल ईस्टर्न कोस्टल रीजन के लोगों के लाइफ स्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट, ये दोनों कोस्टल रीजन में है तो इनका लाइफ स्टाइल में भी मैच करेगा, लेकिन एक इंडिया के वेस्ट में है, एक ईस्ट में है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है यूनिट 5, तो वो तो सब कुछ आपको लेसन में बताएंगे, ठीक है। यूनिट 5, लेट्स कैरी आवर गुड थिंग्स फॉरवर्ड। वो क्या चीज़ है भारत में जिसे आगे हमें वो कैरी करके देना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ तो आप अपने नेक्स्ट आने वाले जो भी है आपसे जूनियर, उनको ज़रूर बताइए सब चीज़। तो थिंग्स दैट मेक अस रिचर, तो भारत के पास वो क्या चीज़ें जो इसे समृद्ध बनाती है? तो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि भारत के भूमि में इतनी सारी खासियत है, इतना डाइवर्सिटी है, ठीक है। फिर भी और भी कुछ बता देते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ का लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज तो वैसे ही है जो ऑफिशियली मतलब रिकॉग्नाइज है कि भाई भारत का मतलब स्पेशल लैंग्वेज है। यहाँ का म्यूजिक, डांस, डिफरेंट टाइप्स है, पेंटिंग्स, ठीक है। यहाँ का आर्किटेक्चर, ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल, रेड फोर्ट, ये सब कुछ, तो ये सब कुछ मिल करके भारत को एक अलग पहचान देते हैं। एक चीज़ के लिए भारत नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब मिल करके भारत को एक समृद्ध बनाते हैं। मतलब समृद्ध मीन्स किसी भी तरह से खाली नहीं, हर एंगल से ये भरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है थॉट्स दैट मेक अस बेटर, तो वो विचार जो हमारे ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो कौन सा विचार? जैसे भारत का एक बहुत ही फेमस विचार है, जैसे ये कोई ना कोई श्लोक है, अतिथि देवो भव। ये आप जानते हैं, अतिथि जो होता है मतलब एक तरह से भगवान का रूप होता है, उनका सत्कार हमें एकदम इस तरह से करना चाहिए जैसे ईश्वर ने उनको भेजा है। किसी भी अतिथि को, मेहमान को बहुत रिस्पेक्ट और आदर देना चाहिए, ये भारत का विचार है। इतिहास के अनुसार भारत के विचार के कारण ही भारत विश्व गुरु रहा है, ठीक है। तो इस तरह से और भी भारत में एक और विचार है जो कि फेमस है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बिल्कुल, लेकिन सबसे कीमती नीति भी है। ईमानदारी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही कठिनाई होगी, बट आप हारेंगे नहीं। आप परेशान बहुत हो सकते हैं बट हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे आप ही लास्ट में। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 6। यूनिट 6 है, ये सिविक्स का है, क्लास 4 में आपको थोड़ा सा बेसिक दे दिया जाएगा, बाकी स्टार्ट तो ये क्लास 6 से है अच्छी तरह से। बट देखिए,
नाउ वी गवर्न आवर सेल्व्स, यानी कि हम अपने आप को किस तरह से क्या कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, या अपने आप को रूल कैसे करते हैं हम लोग अपने देश में। तो सबसे पहली बात देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद ही कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, या कोई ऑफिसर है, या कुछ भी है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उसका कुछ गोल रखा गया कि भाई क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जा रहा है, ताकि इंडिया जो है दिन पर दिन हर रोज़ एक कदम आगे बढ़े, यानी बेहतर बने। तो वो गोल कुछ रखा गया है कंप्लीट करने के लिए। राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियंस का, हर इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कोई नहीं छीन सकता है। इमरजेंसी में कुछ राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं। इमरजेंसी में जब देश पे संकट आता है उस वक्त लॉ को छोड़ दिया जाता है, बस कुछ लॉ को छोड़ करके बाकी आपका राइट्स छीन लिया जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी राइट्स क्या है, आप इंडिया में कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला है, ओके। लेकिन कोविड के टाइम में, कोविड-19 जब चल रहा था, बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो उस वक्त आना जाना भारत में इधर उधर आना जाना रोक दिया गया था। तो एक राइट है, फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग आता है, बट वो उस वक्त गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के कारण छीन लिया था पब्लिक से। वो मजबूरी थी हमारे ही भलाई के लिए। एंड ड्यूटीज़, जब 11 ड्यूटीज़ है, 6 तो फंडामेंटल राइट्स हैं और 11 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। ये किस लिए, हमारा कर्तव्य भी है ना भारत के प्रति, तो वो भी करना है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग। और गवर्नमेंट, तो हम सबसे पहले बात तो सरकार बनाते हैं, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, लोगों का शासन। तो सबसे पहले हम लोग सरकार बनाते हैं। अब वो सरकार काम कैसे करती है, तो एक होता है सरकार में लेजिस्लेचर, ठीक है, आप वर्ड से समझिए। लेजिस्लेचर कानून बनाता है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस कानून को पूरे देश में, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है तो यानी कि पूरे भारत को कंट्रोल करने वाली जो सरकार है उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट को सिर्फ कंट्रोल करती है उसको स्टेट गवर्नमेंट। तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उस लॉ का इम्प्लीमेंट किया पूरे देश में कि भाई आपको ये नियम फॉलो करना है। और अगर कोई उस लॉ को ब्रेक करता है या वो लॉ गलत है हमारे लिए, तो उस लॉ को चेंज करने के लिए, या उस लॉ को, उस कानून को किसी ने तोड़ा है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको वापस से सही करने के लिए, या जिसने तोड़ा है उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए हम जाएंगे जुडिशरी, ठीक है, कोर्ट में। तो ये 3 बेस पे ये पूरा चीज़ सब कुछ चलता है। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने लॉ को लागू कर दिया, और उस लॉ को सुरक्षित रखने का काम, अगर तोड़ने पे सुरक्षित रखने का काम जिम्मेदारी है कोर्ट की, जिसको बोलते हैं जुडिशरी। इसी तरह से स्टेट में भी चलता है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। लेजिस्लेचर होता है, वहाँ भी लॉ बनाया जाता है। जैसे भी बिहार में क्या है, शराब मतलब बंद है, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर का, ये यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है भाई, बिहार का ये अपना मैटर है, आप देख लीजिए, ठीक है। उसको लागू किसने करवाया, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं प्राइम मिनिस्टर वाला ग्रुप, या एग्जीक्यूटिव में स्टेट गवर्नमेंट में आता है सीएम वाला, चीफ मिनिस्टर वाला ग्रुप। और अगर उसके बाद अगर कोई ये लॉ तोड़ता है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, जुडिशरी, वो सही फैसला करेगी, ठीक है। इस तरह से हमारा गवर्नमेंट। और नेक्स्ट है आवर बॉन्ड्स ऑफ वननेस। अभी मैंने बता दिया है आपको, इतना सारा डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतना सारा डाइवर्सिटी है, फिर भी पूरे इंडिया के लोग एक फैमिली की तरह हैं। वो क्या चीज़ है, वो कौन सी धागा है जिसने पूरे इंडियंस लोगों को बांध करके रखा है, वो पढ़ेंगे हम लोग। एक बता दे रहा हूँ, यहाँ फ्लैग, एक ही फ्लैग है पूरे इंडिया का। अब दिखा देते हैं आपको मैप, जो चीज़ मैंने बताया है आपको, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, आप इस मैप को थोड़ा सा छोटा कर दिया है मैंने, ताकि आप देख लो। देखो, ये है ईस्टर्न हिमालयस, सॉरी ये है वेस्टर्न हिमालयस, ओके, वेस्ट में ये है आपका ईस्टर्न हिमालयस। और ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हो, ओके, ये डार्क ग्रीन जो है ईस्टर्न प्लेन्स, ओके। अच्छा, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स ये पूरा, बट इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, ये डार्क ग्रीन वाले को ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है, ओके।
अब आ जाते हैं, अब ये देखिए, ये वाला सेंट्रल हाईलैंड्स, यहाँ की भूमि ऊंची है। ओके, उसके बाद आप ये देखो नॉर्थ डेक्कन, और ये जो डार्क है ये हो गया साउथ डेक्कन। ये दोनों चार्ट आप देख लीजिएगा, इसमें पूरा ये कोस्टल एरिया है, इधर का कोस्टल एरिया है ये, ठीक है। ईस्ट कोस्ट, अभी जो मैंने बोला है वेस्ट कोस्ट, ओके। अच्छा, इसमें है ईस्टर्न घाट्स, तो ये ब्लू वाला ईस्टर्न घाट्स, और इधर वाला रेड वेस्टर्न घाट्स, ओके। ये है डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो आप और एक बार देख लीजिएगा खुद से, ठीक है। इस तरह से ये इतना सारा डाइवर्सिटी है। आप देखिए, जो मैंने पहले ही वर्ड क्लियर किया था उसका मैप मैंने दिया हुआ है ये। नेक्स्ट है ये, हाँ, ये सॉइल का है। देखो आप कितने टाइप्स का सॉइल है, तो मैं यहाँ पे उतना कुछ आप खुद से देखिएगा। ये वाला मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, देखो आप देखो यहाँ, ये है आपका अलुवियल सॉइल 29.55%, ठीक है। फिर ब्लैक सॉइल है, देन रेड सॉइल। आप परसेंटेज छोड़ दीजिए, देखो अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है। उसके बाद है लैटराइट सॉइल, और ये अदर टाइप्स ऑफ सॉइल। तो मेनली तो 5 हो गया आपका, ठीक है। इतने टाइप्स का सॉइल है, तो उनका क्रॉप्स भी अलग अलग है। अच्छा, आपको ये देखना है, ये फॉरेस्ट वाला, ये जहाँ जहाँ ग्रीन आपको दिख रहा है ये सब इंडिया में फॉरेस्ट है, ओके। वहाँ पे फॉरेस्ट है पूरा। आप ये सिंबल देखिएगा, ठीक है। आप ये सिंबल के अकॉर्डिंग, मैंने बोला था वाइल्ड लाइफ, तो देखिए नेशनल पार्क जहाँ जहाँ है ये पॉइंट दिया हुआ है ये वाला। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो इससे नेशनल पार्क से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे कहाँ पे है, ये नेशनल पार्क से भी थोड़ा बड़ा सा वो जंगल जहाँ पे जानवरों को सेफ रखा जाता है। फिर बर्ड सेंचुरीज, इस तरह से टाइगर कहाँ पे रखा गया, ये वाला सिंबल आप जहाँ जहाँ देखिएगा। मैं धीरे धीरे एकदम मूव कर रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ को नोट कर सको। फिर नेशनल पार्क वहाँ पे आप देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ओके। ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ओके। नेक्स्ट अगर देखना है आपको, हाँ, ये तो क्रॉप्स का है। क्रॉप्स अगर आपको देखना है, राइस, स्वीट, ऑयल सीड्स, मिलेट, पल्सेस, तो इसका भी आप देखो, ये सिंबल आप देख रहे हो, आप ये सिंबल आप पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ ये सिंबल है यहाँ इंडेक्स दिया हुआ है। जहाँ ये है वो राइस है, जहाँ ये सिंबल है वहाँ पे व्हीट है। फिर ये ऑयल सीड्स का ये सिंबल, मिलेट्स का, पल्सेस का, ओके। चलिए नेक्स्ट है शुगर केन, जूट, कॉटन, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस। तो ये भी आप ये सिंबल को ध्यान से देखिए, ठीक है, ओके। अब इसका इंडेक्स में देख लीजिएगा, ये सिंबल जहाँ जहाँ ये है वो शुगर केन, फिर जूट का ये सिंबल है, कॉटन का ये, टी का, कॉफ़ी का ये, स्पाइसेस का ये सिंबल पूरा। आप मैप में देखिए बहुत अच्छी तरह से, आप देखो पूरे इंडिया का कितना। इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या है आप देखो, ये आप देखो, ये एरोप्लेन बनाया हुआ है, ये मशीन, ये बोट। तो आप ये इंडेक्स में देखिएगा, ठीक है। देखो आप टेक्सटाइल, ये कपड़ा, ये सिंबल है, यानी कि वो कपड़ा का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। फिर आयरन स्टील का ये सिंबल है, बड़ा बड़ा जो मशीन बनता है उसका ये, शिप बिल्डिंग का ये है, एयरक्राफ्ट का ये सिंबल आप मैप में देखिए, ओके। नेक्स्ट, हाँ, ये है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा, मैंने इनका इमेज क्यों रखा है, क्योंकि लास्ट जो मैंने बताया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक डिज़ाइन दिया गया था, यानी एक्चुअली क्या होना चाहिए भारत के संविधान में, इतना डाइवर्सिटी है भारत में, तो इस सबको बांधने के लिए वो क्या चीज़ है जिससे पूरा भारत बंधा रहे लंबे समय तक। क्योंकि देखिए, भारत के साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए, लेकिन वो अभी आज़ाद नहीं है, या फिर वो डेमोक्रेसी फॉलो करना शुरू किए, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहे हैं। वो मतलब शुरू उन्होंने किया भारत के ही आसपास, आज़ादी के आसपास, लेकिन भारत की तरह वो लंबे समय तक आज तक इतने मजबूत नहीं रहे हैं, वो किसी और के अंडर में चले गए हैं।
कुछ और हो गया, उनका देश पूरा बर्बाद हो गया है। आप एग्जाम्पल पाकिस्तान को लीजिए, ठीक है। तो ऐसा लॉ बनाया गया, ऐसा इन्होंने आइडिया दिया, ऐसा इनका एक योगदान है, कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जिसने आज तक भारत को भारत रखा है। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।